बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा, नेक्स्ट यूनिट आज हमने स्टार्ट करना है यूनिट नंबर 6, वेव्स। इसमें जो है वो दो आपके मेन टॉपिक हैं। एक है स्टेशनरी वेव्स और दूसरा है डॉपलर इफेक्ट। सो जाहिर है इन दोनों में से एक टॉपिक में से क्वेश्चन जो है वो ऑलमोस्ट कंफर्म होगा इन एमडी कैट। ठीक हो गया। अच्छा, आप देखें कि जो हमारे पास थर्ड है उसमें से इन जर्नल जो है कोई भी इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। जो है इससे कोर रिलेट जो टॉपिक कर रहे हैं उनको हमें कवर करना है। स्टार्ट करते हैं जी, वेव्स। वेव बेसिकली हम कहते हैं जी कि वेव जो है इट्स अ मैकेनिज्म बेसिकली बाय विच इट टू ट्रांसपोर्ट, दो चीजें ये ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है, एक एनर्जी एंड मोमेंटम। सो वेव जो है इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। वेव इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी और ये दो चीजें कहते हैं जी ट्रांसपोर्ट कर रही होती है। एक एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करती है, एक मोमेंटम को ट्रांसपोर्ट कर रही होती है वेव जो है, विद और ट्रांसपोर्टिंग दी मैटर। मैटर वही रहेगा और एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल इसमें जो है अगर आप देखें, सो लेट्स से कि अगर हम ना बुक्स को इस तरह से वर्टिकल जो है वो शेप में एक दूसरे के साथ जो है साथ साथ आके इस तरह से स्टैक कर दें, बहुत सारे ब्लॉक लेट्स से हम कह लें। सो इसमें से अगर मैं एक ब्लॉक को जस्ट जो है वो डिस्टर्ब करूंगा, यानी एक ब्लॉक को यहाँ से मैं जस्ट डिस्प्लेस किया, तो ये वाला जो ब्लॉक है ये दूसरे वाले ब्लॉक के ऊपर ऐसे क्या करेगा, फॉल कर देगा। अब दूसरे वाला जो है वो क्या करेगा, वो थर्ड वाले के ऊपर फॉल कर देगा। थर्ड वाला क्या करेगा, फोर्थ वाले के ऊपर जो है फॉल कर देगा। तो आपने देखे कि डिस्टरबेंस इन द मीडियम जब प्रोड्यूस की, सो वो क्या करती है, वो आगे प्रोपोगेट करती जाती है विद इन द मैटर, और हम कहते हैं कि क्या प्रोड्यूस हो गई, एक वेव बन गई। सो अब देखो, सो वेव जो है वो हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं। वेव इज प्रोड्यूस जो है बेसिकली, वेव को हम प्रोड्यूस कैसे कर रहे होते हैं, बाय producing disturbance in a medium, in a medium। सो वो जो डिस्टर्बेंस है उसको फिर मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो आगे कैरी आउट करते जाते हैं, और हम कहते हैं कि एक वेव जो है वो एनर्जी भी ट्रांसपोर्ट कर रही है, मोमेंटम भी ट्रांसपोर्ट करती जा रही है, बट मैटर जो है उसको ट्रांसपोर्ट नहीं करी, वो वहीं रह रहा है। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि यहाँ पर अगर आप ब्लॉक्स को स्टेक कर लेते हैं, तो एक ब्लॉक को अगर यहाँ से गिराएंगे तो बाकी भी सारे जो है वो ऑटोमेटिकली जो है नीचे गिर जाएंगे, चूंकि एनर्जी और मोमेंटम जो है, यानी जो डिस्टर्बेंस आपने यहाँ पे प्रोड्यूस किया है वो आगे जो है वो ट्रांसपोर्ट होती जा रही है। अच्छा देखिए, इसकी जो मेन टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं। अगर देखें तो इसमें हम कहते हैं कि मेन टाइप्स में मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इनके 3 पॉइंट्स जो हैं जो आपको पता होने चाहिए बहुत अच्छे से, कौन कौन से हैं। नंबर 1, जो मैकेनिकल्स वेव होती हैं वो प्रोपोगेट कैसे करती हैं, बाय द ऑसिलेशन ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। तो मटेरियल के जो पार्टिकल्स होते हैं, मीडियम के जो पार्टिकल हैं, उन्होंने जो है वो डिस्टर्बेंस को कैरी आउट करना होता है। जबकि प्रोपोगेशन ऑफ जो है होती है इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, इसमें जो है वो कौन ऑसिलेट कर रखता है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बाय मैक्सवेल। अगर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो दोनों एक दूसरे के हमेशा क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं, और विद द स्पीड ऑफ लाइट जो है वो आगे को मूव करती जाती हैं और रोटेट करती रहती हैं। आप देखें कैसे चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड, और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये आगे प्रोपोगेट करती रहती है वेव। अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसने क्या प्रोड्यूस करना है, मैग्नेटिक फील्ड, और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है उसने क्या प्रोड्यूस करना है, उसने प्रोड्यूस करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरह से चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो आगे फर्दर फिर से क्या करेगी, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है, यहाँ पर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसने क्या प्रोड्यूस करना है, मैग्नेटिक फील्ड। सो इस तरह से जो है ये जो वेक्टर्स हैं वो ये रोटेट करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। अब देखें कि अगर मैं इसको यूं कहूँ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी और मैग्नेटिक फील्ड थी, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर थी, तो आगे इस तरह से जो वेक्टर हैं इनके रोटेट करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, और रोटेशन जो है इनकी हो रही है, इस वजह से इनमें फ्रीक्वेंसी भी होती है, और
ये स्पीड ऑफ लाइट से जो है वो आगे बढ़ते जाते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसको प्रोपेल करती है? मैग्नेटिक फील्ड को। मैग्नेटिक फील्ड किसको प्रोपेल करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड को। यही वजह है कि हम कहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन, जो कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को हेल्प आउट कर रही होती हैं प्रोपोगेशन में। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होती हैं, दे प्रोपोगेट बाय द ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मैग्नेट चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, एंड अप टू सो ऑन, इस तरह से ये आगे बढ़ते जाते हैं। सो दूसरा पॉइंट जी इसका याद रखते हैं, ट्रांसपोर्ट जो है वो जो मैकेनिकल वेव है ये एनर्जी और मोमेंटम दोनों ट्रांसपोर्ट कर रही होती हैं विदाउट ट्रांसपोर्टिंग द मैटर, जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल दी है। ये भी जो है वो एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसपोर्ट कर रही होती हैं, लेकिन किसके थ्रू? स्पेस के थ्रू। सो दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को हेल्प आउट कर रही होती हैं आगे बढ़ने के लिए, तो इसलिए इनको मीडियम की जरूरत नहीं होती। यहाँ मटेरियल के मैकेनिकल वेव्स में मटेरियल के पार्टिकल्स एक दूसरे को हेल्प कर रहे होते हैं। एक पार्टिकल दूसरे की डिस्टर्बेंस ले लेता है, दूसरा तीसरे की डिस्टर्बेंस को आगे कैरी कर लेता है, एंड अप टू सो ऑन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को प्रोपेल कर रही होती हैं। सो मैकेनिकल वेव्स रिक्वायर मीडियम, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। नेक्स्ट ही मैकेनिकल वेव्स जो होती हैं, इनकी एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं? साउंड वेव जो है मैकेनिकल वेव है। वाटर की सरफेस पे जो रिपल टैंक से वेव प्रोड्यूस करते हैं वो भी मैकेनिकल्स होती हैं। स्ट्रिंग वेव जो है जैसे गिटार के ऊपर हम प्रोड्यूस करते हैं, वो भी मैकेनिकल वेव्स होंगी। माइक्रोवेव्स जो हैं, एक्स रेज, रेडियो वेव्स, ये सारी की सारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के ऊपर जितनी भी वेव्स होती हैं वो सारी की सारी कौन सी हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये इनकी जो है वो मेन टाइप्स हो गई। इसी तरह से नेक्स्ट जो है वो अभी हम डिस्कस करेंगे वेव्स जो है वो उनकी प्रोग्रेसिव वेव्स क्या होती हैं और उनकी टाइप्स क्या होती हैं। नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है प्रोग्रेसिव वेव्स, उनकी टाइप्स क्या होती हैं। प्रोग्रेसिव वेव्स कौन सी होती हैं? कहते हैं जी द वेव्स विच प्रोपोगेट जो है वो किस तरह से प्रोपोगेट करती हैं? बाय मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। सो हम कहते हैं द वेव्स विच प्रोपोगेट आउट जो है बाय मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, फ्रॉम सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस जो है इनको हम नाम दे देते हैं जी कौन सी वेव्स? प्रोग्रेसिव वेव्स का। फॉर एग्जांपल इसकी मैं बहुत इजी सी एग्जांपल देता हूँ। देखिए सपोज करें कि आप जो है किसी नदी के किनारे बैठे हुए हैं और आपने ना एक पेबल जो है पत्थर का टुकड़ा जो है ऐसे फेंका, वो जाके नदी में गिरा। अब जिस पॉइंट के ऊपर जाके वो पत्थर गिरेगा वहां पर क्या प्रोड्यूस हुई? सोर्स ऑफ वो आपका क्या बन गया? डिस्टर्बेंस। अब उसके अराउंड जो है वो सर्कुलर फॉर्म में जो है वो एक वेव जो है वो प्रोड्यूस हो गई। ठीक है जी। क्या वो वेव जो है वो प्रोपोगेट कर रही होती है बाय मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस? यस। अगर आप गौर करें तो वो सर्कल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से क्या होता जाता है? बड़ा होता हुआ आपको नजर आता है। इट मीन्स कि वो जो वेव है डेट इज मूविंग व्हाट? अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। तो वो सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस से अवे मूव कर रही है। इट मीन्स कि उसको हम कहेंगे वो कौन सी वेव है? प्रोग्रेसिव वेव हुई है। सो ऐसी वेव्स जो जहाँ सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस से अवे मूव कर रही होती है उनको हम क्या कह देते हैं? वो कौन सी वेव होती है? प्रोग्रेसिव वेव होती है। अच्छा, अब देखो इसकी दो मेजर जो है वो टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव्स, दूसरी लॉन्गिट्यूडल वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स में हम कहते हैं कि ये वेव्स जो होती हैं इन विच those waves in which particles of the medium जो होते हैं they vibrate। कैसे वाइब्रेट करते हैं? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ठीक है जी। तो इसमें जो है वो कहता है कि ये जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम होते हैं ये परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव होते हैं, यानी पे डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है इसकी वेव की उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे। लॉन्गिट्यूडल वेव में हम क्या कहते हैं कि जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम हैं, ऑफ मीडियम, दे वाइब्रेट व्हाट? पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ propagation of wave।
सो इसमें डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव के क्या कहते हैं जी, पैरेलल होते हैं। फॉर एग्जांपल जी अगर हम इसमें कहें तो हम कह रहे हैं कि जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम है दे वाइब्रेट डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के साथ जो है वो कितना कैसे पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के तौर पर जैसे अपनी बुक में कहते हैं लेट्स से कि हमारे पास जो है वो एक स्ट्रिंग है और उसको जो है वो आपने यहाँ से पकड़ा और जर्क दिया, ठीक है जी, यहाँ से पकड़ के अब आपने ना इसको को जर्क दिया। अब जब उसको हाथ से इस तरह से पकड़ के अब जर्क देंगे तो इसमें जो है वो एक ट्रांसवर्स वेव जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है जी। अच्छा आप जरा गौर करो कि इसमें जो है वो आपने उसको जर्क दिया, उसमें एक ट्रांसवर्स वेव लेट से प्रोड्यूस हो गई। तो जरा गौर से देखें इसमें डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन जो है वेव की, लेट से कि उसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इस डायरेक्शन में वो वेव प्रोड्यूस हुई है। आपने यहाँ उसको जर्क दिया था, जर्क देने से क्या हुआ, उसमें एक वेव प्रोड्यूस हो गई। सो जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम है इनकी जरा गौर करें कि जो इनकी जो वाइब्रेशन है या ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल्स है या पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम है उनकी वाइब्रेशन गौर करें। तो ये आप गौर करें अप एंड डाउन है, अप एंड डाउन, अप डाउन है ना। सो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम जो है दे आर वाइब्रेटिंग इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अब ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, यानी कि अगर आप देखें तो ये जो है वेव की डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, और इनमें जो है अगर आप देखें तो एंगल जो है वो कितना बनेगा यहाँ पर 90। सो इट मीन्स डैट कि ये जो हमारे पास ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं वो उनमें मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो वाइब्रेशन है वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव होती है। ऐसी वेव जो उनको हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर स्ट्रिंग में जो वेव प्रोड्यूस है कि इसी तरह से याद रखना है कि जो लाइट वेव्स होती हैं वो भी कौन सी होती हैं, वो भी ट्रांसवर्स वेव्स की एग्जांपल हैं, ठीक है जी। अच्छा ये जो हमारे पास ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं इनमें ना क्रस्ट और ट्रफ बन रहे होते हैं। सो इनमें अगर गौर करें तो जो पार्ट जो है वो हम कहते हैं कि ये जो अबव द मीन पोजीशन है इसको हम नाम दे देते हैं, इसको हम कहते हैं क्रस्ट, और इसको हम नाम क्या देते हैं, बिलो द मीन पोजीशन जो है उसको हम क्या कह देते हैं, ट्रफ। और क्रस्ट टू क्रस्ट डिस्टेंस जो है और ट्रफ टू ट्रफ डिस्टेंस जो है उसको हम कहते हैं कि दैट इज इक्विवेलेंट टू वन वेव लेंथ। सो क्रस्ट से क्रस्ट का डिस्टेंस जो है हम कहते हैं कि दैट इज इक्विवेलेंट टू वन वेव लेंथ, और ट्रफ टू ट्रफ जो है उसका भी जो डिस्टेंस है हम कह देते हैं दैट इज इक्विवेलेंट टू वन वेव लेंथ। एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय वन टू कवर द इक्वल टू वन वेवलेंथ जो है उसको हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। अभी हम उसको भी डिस्कस करते हैं। अच्छा नेक्स्ट जो है ये हम लॉन्गिट्यूडल को पहले डिस्कस कर लेते हैं। लॉन्गिट्यूडल जो वेव्स होती हैं यहाँ हमने कहा कि जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम है दे वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। यहाँ पर जो है पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। फॉर एग्जांपल आपने जो है वो एक स्प्रिंग को जो है वो इस तरह से लेट से कि उसको खींच के इस डायरेक्शन में फोर्स लगा के आपने उसको छोड़ दिया, ठीक है जी, आपने फोर्स अप्लाई की उसके बाद छोड़ दिया। तो अब इसमें जो है वो क्या प्रोड्यूस होंगी, कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस, और ये इट विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग। सो इसमें जो है वो कंप्रेशंस प्रोड्यूस होंगे एंड रेयरफैक्शंस जो है वो प्रोड्यूस होंगे। कंप्रेशंस देन कम्स रेयरफैक्शन देन कम अगेन कंप्रेशन, फिर जो है वो रेयरफैक्शन। तो वहाँ पर जो है जो ट्रांसवर्स वेव्स होती है वो क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में जो है वो ट्रेवल कर रही होती है, जबकि ये जो हमारे पास जो है यहाँ पर जो लॉन्गिट्यूडल वेव होती है वो कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस की फॉर्म में जो है वो ट्रेवल कर रही होती है। कंप्रेशन आता है उसके बाद अगेन जो है वो क्या आता है, रेयरफैक्शन आता है, एंड इस तरह से जो है वो मूव कर रही होती है। अच्छा यहाँ पर जरा गौर करते हैं इसमें जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, अगर डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द मीडियम के पार्टिकल की देखें तो आप देखें कि कंप्रेशन और रेयरफैक्शन यानी कि जो स्प्रिंग है वो वाइब्रेट कर रहा है हॉरिजॉन्टली, इस तरह से वाइब्रेट अगर कर रहा है तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव भी जो है उसी डायरेक्शन में है। सो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव जो है, और अगर आप देखें तो इसमें मीडियम के पार्टिकल की वाइब्रेशन देखें तो दोनों जो है वो एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल है। तो ऐसी वेव्स जो होती हैं वो कौन सी होती हैं, लॉन्गिट्यूडल वेव होती हैं। फॉर एग्जांपल इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो कौन सी हैं, साउंड वेव्स। लाइट वेव्स याद रखना है वो कौन सी होती हैं, ट्रांसवर्स, जबकि जो साउंड वेव होती हैं वो कौन सी होगी, वो लॉन्गिट्यूडल वेव्स होती हैं। साउंड में भी देखें तो क्या होता है जी, कंप्रेशन
कंप्रेशन के बाद जब किसी वाइब्रेटिंग बॉडी से जो है वो आप साउंड प्रोड्यूस करते हैं, फॉर एग्जांपल ट्यूनिंग फोक से, तो कंप्रेशन, देन कम्स रेयरफेक्शन, फिर से क्या आ जाता है, फिर से कंप्रेशन, और देन कम्स अगेन रेयरफेक्शन। तो उसमें भी जो साउंड है वो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की फॉर्म में ही ट्रेवल कर रही होती है। ठीक है जी, तो उसमें कंप्रेशन आते हैं, देन कम्स रेयरफेक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफेक्शन। हर कंप्रेशन और कंप्रेशन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना होता है, वन वेवलेंथ। रेयरफेक्शन में भी डिस्टेंस होगा वन वेवलेंथ, जबकि कंप्रेशन और रेयरफेक्शन में जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, λ/2 होता है। ठीक है जी, आगे जाकर हम इसको मजीद भी डिस्कस करेंगे, जस्ट अभी इंट्रोडक्शन के लिए बता रहा हूँ। तो साउंड वेव जो होती हैं वो कौन सी होती हैं, लॉन्गिट्यूडल। अगर किसी स्प्रिंग में जो है वो हम हॉरिजेंटल मैस स्प्रिंग जैसे सिस्टम है उसमें जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं वो भी कौन सी होती हैं, लॉन्गिट्यूडल वेव्स होती हैं। तो याद रखना है कि हमारे पास जो है ट्रांसवर्स वेव्स में पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होते हैं, ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ जो है प्रोपगेशन ऑफ मीडियम। अच्छा, यहाँ एक और खास बात नोट करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट ऑन, कि जो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, यहाँ खास तौर पर इसको नोट करना आपने, ट्रांसवर्स वेव्स हैं डू नॉट cover an appreciable distance in a viscous medium। जो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं वो विस्कस मीडियम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करती। फॉर एग्जांपल जो हम रिपल टेंट में जो है वो ट्रांसवर्स वेव्स वाटर की सरफेस के ऊपर प्रोड्यूस करते हैं, वो अगर को आपसे पूछे क्या जो ट्रांसवर्स वेव्स हैं वो वाटर की सरफेस के ऊपर प्रोड्यूस हो सकती हैं, आंसर इज यस, लेकिन वो ज़्यादा देर के लिए जो है वो प्रोड्यूस नहीं होंगी, वो बहुत जल्दी डाई आउट कर जाएगी। ठीक है जी, सो जैसे अगर हम जो है वो अगर लाइट वेव जो है वो ट्रांसफर्स होती हैं, तो जो वाटर है उसमें लाइट वेव जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करेंगी, जबकि साउंड जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी। तो लॉन्गिट्यूडल वेव्स जो होती हैं वो जो विस्कस मीडियम है उसमें भी इजीली ट्रैवल कर जाती हैं, जबकि ट्रांसवर्स वेव जो है जितना विस्कस मीडियम होगा वहाँ पर ट्रैवल जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करेंगी। फॉर एग्जांपल वेव्स ऑन वाटर सरफेस जो है, ऑन ट्रांसवर्स वेव्स ऑन वाटर सरफेस के हम कह लेते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स ऑन वाटर सरफेस जो है, वाटर सरफेस कैन बी प्रोड्यूस हो जाती हैं बाय रिपल टैंक जो है, बट दे विल डाई आउट सोन जो है, बट डाई आउट सोन, तो वो जल्दी डाई आउट हो जाती हैं, ज़्यादा वो डिस्टेंस जो है अप्रिशिएबल डिस्टेंस कवर नहीं करती। इसी तरह से लाइट भी जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस वाटर में ट्रेवल नहीं करती, अगर लेसर इंटेंसिटी की हो तो वो भी जल्दी डाई आउट हो जाएगी। जबकि अगर इसके रिस्पेक्ट हम लॉन्गिट्यूडल वेव की बात करें तो वो ज़्यादा एप्रिशिएबल डिस्टेंस जो है वो कवर कर सकती हैं इन द विस्कस मीडियम। जैसे हम साउंड है तो साउंड सॉलिड में भी इजीली ट्रेवल कर लेती है और एयर में भी इजीली ट्रेवल कर लेती है, जबकि अगर लाइट वेव की बात करें जो कि ट्रांसफर्स है तो ये तो वैक्यूम में या फिर एयर में तो इजीली ट्रेवल कर लेगी, लेकिन जो ही आगे हार्ड मीडियम आएगा तो वहाँ ये ब्लॉक हो जाती है। ठीक है जी, सो इसका मतलब ये याद रखना है कि जो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं वो एप्रिशिएबल डिस्टेंस कवर नहीं कर पाती। कौन सा मीडियम, जितना मीडियम विस्कस होता जाएगा उतना उनका डिस्टेंस जो है वो कम होता जाएगा। नेक्स्ट बेटा जो इजी न्यूमेरिकल आते होते हैं वो कहाँ से आ सकते हैं, वेव स्पीड का जो फॉर्मूला है वहाँ से, और इसको हम सिंपली जो है वो रिलेट करते थे v इज इक्वल टू हम कहते थे एफ लैम्डा। ठीक है जी, जो कि रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड होता है, तो यहाँ से हम v इज इक्वल टू लैम्डा ओवर टी भी कह सकते हैं। तो कभी कभी हमें जो है वो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का प्रोडक्ट जो है वो, और कभी कभी हमें जो है वो वेव स्पीड में लैम्डा जो फ्रीक्वेंसी को 1/t भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अब इससे रिलेटेड फॉर एग्जांपल बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए इफ 20 वेव्स जो हैं आर पासिंग थ्रू a medium in 1 second, then जो है फाइंड, लेट्स से वो आपसे पूछ ले जी विद द स्पीड, बल्कि स्पीड भी आपको लेट्स से गिवन हो, विद द स्पीड जो है 20 मीटर पर सेकेंड,
देन आपने बताना है कि वेवलेंथ क्या होगी। ठीक हो गया। अब यहाँ गौर करें कि हमें जो है वो नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू द मीडियम पर सेकंड, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड जो है उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। सो नंबर ऑफ वेव्स जो है पर सेकंड वो कह रहा है, इसको हम कहेंगे इन 1 सेकंड ही कह रहे हैं, तो इसकी क्या ये क्या हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। तो ये हमें क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी। अब अगर हमें स्पीड भी गिवन है तो हमें वेवलेंथ फाइंड करनी है, तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, सिंस v इज इक्वल टू क्या है, एफ लैम्डा। यहाँ से अगर हमें वेवलेंथ फाइंड करनी है तो v ओवर एफ हो जाएगा। आपको डायरेक्टली वैल्यूज गिवन है। स्पीड, वेव स्पीड आपको कितनी बताई हुई है, 20। अब नंबर ऑफ वेव्स जो है, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड जो है उसको हम क्या बोल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी। तो 20 वेव्स पर सेकंड, इट मींस ये फ्रीक्वेंसी है। तो वो भी कितनी है, 20। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 1 मीटर। सो इस तरह के क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आ सकते हैं, जिसमें आपको वेवलेंथ पूछी जा सकती है, फ्रीक्वेंसी पूछी जा सकती है, स्पीड पूछी जा सकती है। आज का जो लेक्चर है इसमें ज्यादातर मैं बेसिक्स की बात कर रहा हूँ, बेसिक्स को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो आप देखें अभी जो है वो सारी बेसिक स्टार्ट हो गई है। मतलब यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन है, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड जो है वो क्या होती है, वो फ्रीक्वेंसी को बोल रहे होते हैं। तो वेवलेंथ जो है वो क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट या डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव ट्रफ जो है उसको हम क्या बोलते हैं, 1 वेवलेंथ। और क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान डिस्टेंस जो है वो हाफ ऑफ द वेवलेंथ होगा। अच्छा, अभी हम बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है इसी से रिलेटेड, अगर हम बात करें जी, वो भी आपने याद रखना है। देखें कभी कभी जो है वो, चलें इसको ना मैं दोबारा भी एक दफ़ा लिख देता हूँ। जो बेटा क्रस्ट है, ये जो है क्रस्ट, इसको हम कह रहे हैं, ये ट्रफ है, बिलो द मीन पोजीशन जो है। सो टू कंसेक्टिव क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम कह रहे हैं कि डेट इज इक्वल टू 1 वेवलेंथ। दो ट्रफ्स के दरमियान डिस्टेंस जो है वो भी क्या होगा, 1 वेवलेंथ के इक्वल होगा। और क्रस्ट और ट्रफ की अगर हम बात करें तो इनमें जो डिस्टेंस है वो आपके पास लैम्डा बाय 2 होगा। ठीक है जी, डेट इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे कि जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है और जो वेवलेंथ है और वेव स्पीड है, इनसे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट अक्सर आपके पास पेपर में आएगा, और ये ज़रा गौर से पॉइंट सुनना है। ठीक है जी, विद द चेंज इन मीडियम जो है, अक्सर क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर जो है डज नॉट चेंज, इनमें से कौन सा पैरामीटर चेंज नहीं होता। ठीक है जी। इसमें जो है वो अक्सर ऑप्शंस में होता है फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन में हो सकता है आपके पास स्पीड, ऑप्शंस में होता है अक्सर वेवलेंथ। ठीक है जी, इस तरह की ऑप्शंस होती हैं। फॉर एग्जांपल इसमें एम्पलीट्यूड हो सकता है। ठीक है। अच्छा, अब आंसर है इसमें फ्रीक्वेंसी। विद द चेंज इन मीडियम फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। उसकी रीजन क्या है कि जब भी मीडियम चेंज हो फ्रीक्वेंसी इसलिए चेंज नहीं होती बिकॉज फ्रीक्वेंसी जो है, सिंस फ्रीक्वेंसी जो है वो हम कहते हैं नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड, तो इट ओनली डिपेंड्स ऑन सोर्स। ये सोर्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हम कह रहे हैं नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड जो है। अब मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने जो है एक जो है वो लाइट बल्ब जो है वो लगाया हुआ है, और यहाँ आपने ना एक वाटर जो है वो टैंक रखा हुआ है। ठीक है। यहाँ पर आपने जो है वो फोटो सेल लगाया हुआ है, यानी सोर्स लाइट को सेंस करने के लिए फोटो सेल जो है, तो यहाँ आपने सेंसर लगाया हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा, जरा गौर से देखें, हम कह रहे हैं कि जो फ्रीक्वेंसी जो है वो सिर्फ सोर्स पर डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड। तो यहाँ से जो नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड जो है ओरिजिनेट हो रही है इस सोर्स से, वो तो उतनी ही रहेगी ना, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड। अब वो जितनी नंबर ऑफ वेव्स ये प्रोड्यूस कर रहा है वो नंबर ऑफ वेव्स आगे कहाँ एंटर हो गई, वाटर में। तो अब एयर से वो वेव्स कहाँ एंटर हो गई, वाटर में। तो नंबर ऑफ वेव्स जो सोर्स जनरेट कर रहा था वो तो उतनी ही रही। अब सिर्फ हुआ ये है कि जो वाटर में एंटर होगा उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, उसका एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा, बट जो है वो फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम। तो ये जो सेंसर उसकी फ्रीक्वेंसी नोट करेगा वो उतनी ही होगी,
जितनी जो है वो सोर्स नंबर ऑफ वेव्स जो है वो सेंड कर रहा है पर सेकंड। सो फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड प्रोड्यूसिंग बाय अ सोर्स, जो कि सिर्फ सोर्स पर डिपेंड कर रही होती है। इस वजह से विद द चेंज इन मीडियम जो है वो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। अच्छा जी, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो इसमें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा वी स्पीड चेंज हो जाती है, वेवलेंथ चेंज होती है विद द चेंज इन मीडियम, तो हमें कैसे पता चलेगा कि क्या चेंज आया है? उसके लिए फॉर्मूला है जी, लैम्डा जो है न्यू वेवलेंथ विल बी इक्वल टू लैम्डा ओवर एन। यहाँ एन जो है, एन यहाँ पर क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ पर आप लेट से कह लें, या डेंसर और रेयर मीडियम जो है उसको जो है वो डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम जो है वो ये वाला फार्मूला यूज कर लेते हैं। ठीक है जी। अब देखें लेट से कि अगर जो है इफ वेव जो है एंटर्स फ्रॉम, लेट से वो कहे जी एयर टू वाटर, एयर टू वाटर। अब आप एयर से वाटर में चले गए। अब एयर जो है वो रेयर मीडियम है, जबकि जो वाटर है ये कौन सा है, डेंसर मीडियम है। तो ये आपका लेस डेंसर होगा, वाटर जो है वो आपका डेंसर मीडियम है। तो अगर आप एयर से उधर जा रहे हैं तो वेवलेंथ जो है वो क्या होगी, लैम्डा। अब एयर से वाटर में जा रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो वेवलेंथ कम हो जाएगी, जो कि हम कह रहे हैं कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब देखो विद द चेंज इन मीडियम फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं होती, तो फ्रीक्वेंसी को हम कह रहे हैं कि ये वाला जो फैक्टर है फ्रीक्वेंसी, ये तो क्या रह रहा है, कांस्टेंट। इसका मतलब है कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होती है। तो अब जरा सिंपल से सुन लें, मैंने कहा विद द चेंज इन मीडियम फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं होती, लेकिन स्पीड और वेवलेंथ चेंज हो सकते हैं। अब कैसे पता चलेगा कि स्पीड और वेवलेंथ बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? आपने ये याद रखना है कि लैम्डा प्राइम यानी न्यू वेवलेंथ क्या होगी, लैम्डा ओवर एन होती है। यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन जो है ये हमें बताएगा कि वेवलेंथ बढ़ना है या कम होना है। फॉर एग्जांपल आप एयर से वाटर में जा रहे हैं तो रेयर से डेंसर मीडियम में जा रहे हो, तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो वेवलेंथ कम हो जाएगी। अब देखो चूंकि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है विद द चेंज इन मीडियम, तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ कम होगी स्पीड भी कम हो जाएगी, वेवलेंथ बढ़ेगी स्पीड भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये तीन इंपॉर्टेंट बातें याद रखने हैं कि विद द चेंज इन फ्रीक्वेंसी और मीडियम जो है फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम, स्पीड जो है वो बढ़ भी सकती है कम भी हो सकती है। अगर जो है वेवलेंथ बढ़ेगा स्पीड भी बढ़ जाएगी, वेवलेंथ कम होगी स्पीड भी कम हो जाएगी। इसी से रिलेटेड अब एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। जो बेसिक्स अभी हम डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे टॉपिक से कोरिलेट कर रही हैं वो इंपॉर्टेंट है। जो इंटेंसिटी ऑफ वेव होती है ना, इंटेंसिटी ऑफ वेव जो है वो याद रखना है, किसी भी वेव की जो इंटेंसिटी है वो हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर होती है। आल्सो इंटेंसिटी या वेव जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी का भी होल स्क्वायर होती है। तो ये अक्सर जो है वो हमारे पास ये वाला जो रिलेशन अक्सर जो है वो हमारे मल्टीपल चॉइस में कहीं ना कहीं काम आ जाता है। तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर। तो अगर यहाँ से देखें तो इंटेंसिटी जो है वो एम्पलीट्यूड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इंटेंसिटी आ सकता है। सो अगर लेट से हमें रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स गिवन हो तो हम यहाँ पर इंटेंसिटी की जो है वो रेशियो भी बता सकते हैं। ठीक है जी। सो इसमें लेट से यूं आपसे कहा जाए, लेट से जी टू वेव्स हैव द एम्पलीट्यूड रेशियो, एम्पलीट्यूड्स गिवन हो इन रेशियो, लेट से वो आपसे कहे रेशियो 1 रेशियो 2, देन रेशियो ऑफ देयर इंटेंसिटीज क्या होगा, देयर इंटेंसिटीज क्या होगा। ठीक है, तो आपने कहना है जी चूंकि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर, इसका मतलब है I1 ओवर I2 इंटेंसिटीज की रेशियो क्या होगी, वो दोनों तरफ से स्क्वायर लेना है 1/4, तो 1/4 आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह से रिवर्स में भी आपको आ सकता है, इंटेंसिटीज की रेशियो गिवन हो, आपको एम्पलीट्यूड्स की रेशियो पूछ ले तो उसमें आपने फिर स्क्वायर रूट लेकर आंसर कैलकुलेट कर लेना है। ये वाला जो फेज़ है लेक्चर का, ये सबसे इम्पोर्टेंट था जो पॉइंट मैंने डिस्कस किए, क्योंकि ये आमतौर पर यूजुअल जो है वो पेपर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपने इनको अच्छे से रिवाइज करना है। नेक्स्ट जो हम बात करने जा रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम इन फेज एंड आउट ऑफ फेज जो है वो पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं वो हम जरा डिस्कस कर लेते हैं, इन फेज एंड आउट ऑफ फेज। अच्छा जी, जब हम इन फेज और आउट ऑफ फेज की बात करते हैं तो याद रखना है कि इन फेज पॉइंट्स जो हैं वो किन को बोलेंगे, द पॉइंट्स
on a wave which have, अब यहाँ ना important जो है सेम, इन फेज पॉइंट्स किसको हम कहेंगे, जो पॉइंट्स ऑन द वे विच है सेम व्हाट, दो चीजें जो है वो उनकी सेम होनी चाहिए, फिर हम कहेंगे कि वो इन फेज पॉइंट्स हैं। कौन कौन से, इफ दे हैव द सेम जो है डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन, उनका जो है वो मीन पोजीशन से डिस्टेंस जो है वो सेम हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इफ दे हैव द सेम जो है व्हाट डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है उनकी सेम हो, तो फिर हम कहेंगे वो कौन से पॉइंट्स हैं, वो इन फेज पॉइंट्स हैं। ये दो कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं एक वेव ड्रॉ करता हूँ, उसके ऊपर डिफरेंट हम पॉइंट्स ले लेते हैं, हमें इनमें से बताना है कि इन फेज पॉइंट्स कौन से होते हैं और आउट ऑफ फेज पॉइंट्स कौन से हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये ए है, इसको हम कह देते हैं ये बी है, इसको मैं कह देता हूँ सी है, ये वाला पॉइंट डी, ठीक है जी, इसको मैं कह देता हूँ ई एफ, ठीक है जी, लेट्स से जी एच, अच्छा अब देखो मैंने डिफरेंट जो है वो पॉइंट्स ले लिए, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर हमने देखना है कि इन फेज और आउट ऑफ फेज पॉइंट्स किन को हम बोल रहे हैं, मतलब बड़ा बड़ा सिंपल है। अगर कोई मैं यहाँ कहूँ कि ए जो है ये इस वक्त कहाँ पर है, एग्जैक्टली क्रस्ट के ऊपर, एफ कहाँ है, वो भी क्रस्ट के ऊपर है। ए का डिस्टेंस जो है वो मीन पोजीशन से मैक्सिमम यानी एम्पलीट्यूड के इक्वल, एफ का भी डिस्टेंस मीन पोजीशन से एम्पलीट्यूड के ऊपर, इसका मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन इन दोनों पॉइंट्स का क्या है, सेम है, ठीक हो गया। अब डायरेक्शन ऑफ मोशन की बात करते हैं। अब ये इस वक्त पॉइंट क्रस्ट पे है, तो इसके बाद उसने कहाँ जाना है, जाहिर है अभी इस वक्त वो एक्सट्रीम पे है, तो अब उसने इसके बाद किस तरफ जाना है, मीन पोजीशन की तरफ जाना है, ठीक है जी। इसका मतलब है इसने भी इसके बाद किस तरफ जाना है, मीन पोजीशन की तरफ जाना है। इट मींस दैट कि जो ए और एफ हैं ये दोनों क्या हैं, इन फेज पॉइंट्स हैं। ए और एफ जो है आर क्या है, इन फेज है, ठीक है जी। सिमिलरली डी और एच जो है ये जो है यहाँ पर डी और यहाँ पे चल जी इसको रख लेते हैं पॉइंट्स को, हाँ जी, डी और आई जो है ये भी इनफेज, दोनों कहाँ पे हैं, ट्रफ पे हैं, ये भी ट्रफ पे है, ये भी ट्रफ पे है। इसका मतलब इसने इसके बाद किस तरफ जाना है, मीन की तरफ, इसने भी किस तरफ जाना है, मीन की तरफ जाना है। इसका मतलब है ये इनका डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन वो भी सेम है, तो ये भी जो है वो कौन से होंगे, इन फेज पॉइंट्स होंगे, ठीक हो गया। अच्छा इसका मतलब हम कह सकते हैं कि डी एंड यहाँ आई भी जो है वो भी क्या है, आर इन फेज है, ये भी इन फेज हो गए। अच्छा जरा गौर करें, क्या यहाँ पर बी और ई जो है ये इन फेज हैं, क्या बी वाला पॉइंट और ई वाला पॉइंट इन फेज है, हम कहेंगे नहीं है। यहाँ पर बी एंड ई जो है आर आउट ऑफ फेज। अब यहाँ ये वाला पॉइंट आपको क्लियर करेगा कि इन फेज और आउट ऑफ फेज क्या होते हैं, क्यों आउट ऑफ फेज है, जरा गौर करें। इसका डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन जो है और इसका डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन तो सेम है, एक कंडीशन पूरी हो गई, लेकिन दूसरी कंडीशन पूरी नहीं हो रही, कौन सी, अगर आप गौर करें तो इस बी वाले पॉइंट ने किस तरफ जाना है, मीन पोजीशन की तरफ जाना है, जबकि ई वाले पॉइंट ने इसके बाद किस तरफ जाना है, एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाना है, तो दोनों की डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगी, डिफरेंट। इसका मतलब है ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, आउट ऑफ फेज, ठीक है जी। अच्छा अब अगर देखें कि यहाँ अगर ये सी है तो ये किस तरफ जा रहा है, मीन पोजीशन की तरफ, एच जो है सॉरी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, ये भी किस तरफ जा रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ। तो इनका अगर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन सेम है तो ये भी क्या कहला सकते हैं, इन फेज। तो आपने कोई भी पॉइंट इनमें से देख लेने हैं, दो पॉइंट, अगर वो पूछे इनमें से कौन से पॉइंट जो है विच ऑफ द फॉलोइंग जो है आर इन फेज, इन फेज और आउट ऑफ फेज कैसे डिसाइड करेंगे, दो चीजें देखनी है, एक तो डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन क्या होना चाहिए, सेम, और दूसरा डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो सेम होनी चाहिए, हम कहेंगे वो इन फेज पॉइंट्स हैं। तो कोई भी दो पॉइंट पकड़ लें, उनमें दो ही चीजें देखनी है, एक तो डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन सेम होना चाहिए
और दूसरा डायरेक्शन ऑफ मोशन देख लेनी है कि वो सेम है, वो मीन टू एक्सट्रीम है या एक्सट्रीम टू मीन है। तो दोनों डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम है, डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन सेम है, ये वाले पॉइंट्स हैं वो कौन से कहलाएंगे, इन फेज पॉइंट्स कहलाएंगे। अच्छा बेटा, जैसे आपको इन फेज और आउट ऑफ फेज पॉइंट्स पता होना चाहिए, इसी तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको फेज डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स जो है ऑन द वेव भी पता होना चाहिए। फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं जो है, सो उसके लिए जो है वो सिंपल है कि फेज डिफरेंस जो है डिवाइडेड बाय 2 पाई इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द टू पॉइंट्स डिवाइडेड बाय जो है वो क्या होता है, इसमें जो है वो हम लैम्डा कहते हैं। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। सो अगर कोई इफ दो टू पॉइंट्स हैविंग डिस्प्लेसमेंट x जो है हमें को कह दे कि उसका फेज डिफरेंस बताएं। ठीक है जी, फेज डिफरेंस निकालने का बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑन द वेव निकालने का ये फॉर्मूला है। ठीक है जी, अगर आपसे को कहता है जी कि फेज डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, कोई भी आपसे लेट्स से हैविंग, वो आपसे कह देता है जी डिस्प्लेसमेंट उसका ना x डिस्प्लेसमेंट है, दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो x है। ठीक है जी, इज गिवन बाय, तो अब इसी फॉर्मूले से आप देखें कि उसने फेज डिफरेंस आपसे पूछा है, तो फेज डिफरेंस उसका किसके इक्वल आ जाएगा, डिफरेंस आपने निकालना हो तो जस्ट आपने क्या करना है, ये जो 2 पाई इधर डिवाइड हो रहा है ना तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 पाई ओवर क्या आ जाएगा लैम्डा, मल्टीप्लाई आप बाय आपने किससे कर दे, डिस्प्लेसमेंट से। डिस्प्लेसमेंट लेट्स से उसने x गिवन है, तो जैसे आपकी बुक में भी ये रिलेशन लिखा हुआ है 2 पाई x ओवर लैम्डा। ठीक है जी, सो ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, समटाइम्स ना हमें जो है वो इसी तरह से जो है वो लेट्स से आपसे कहा जाए कि ये बताएं कि इफ फेज एंगल जो है वो हो लेट्स से 180, सो देन इन टर्म्स ऑफ, अगर इसी को हमें लिखना हो, वेव लेंथ जो है अगर हमें इसको मेंशन करना हो तो वो कैसे करेंगे, अगर फेज 180 है तो इन टर्म्स ऑफ वेव लेंथ अगर उसको लिखना हो तो वो हम कैसे लिखेंगे, वो किसके इक्वल होता है। सो अब देखो कि हमारे पास जो फेज डिफरेंस है अगर आप देखें तो वो फेज आपको एंगल कितना बता रहा है 180, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है, तो हम कह रहे हैं फेज एंगल जो है या फेज डिफरेंस जो है वो किसके इक्वल होता है 2 पाई ओवर लैम्डा इनटू x। तो जरा गौर करना है, फेज एंगल कितना है आपका 180, अब 180 को हम पाई भी तो कह सकते हैं, तो फेज एंगल आपका पाई गिवन है इज इक्वल टू 2 पाई ओवर क्या हो गया लैम्डा इनटू x, यहाँ से पाई पाई से क्या हो गया कैंसल आउट, इस डिस्टेंस को हम कहेंगे कि वो कितना होगा x इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2। तो अगर आपको याद हो तो हम इन टर्म्स ऑफ अगर वेवलेंथ की बात करें तो ऐसे ही कहते होते हैं ना कि अगर जो है इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ की अगर मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपके पास एंगल है जो है वो 360, तो वो किसके इक्वल होगा फेज में, वो फेज में 2 पाई और इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ उसको कहेंगे लैम्डा। अगर एंगल हो 180, फेज में इसको कहेंगे पाई और यहाँ हम कह देंगे लैम्डा बाय 2। ठीक हो गया। इसी तरह से अगर यहाँ पे लेट से 90 है तो मैं कहूँगा ये पाई बाय 2 है, जबकि यहाँ पर वो लैम्डा बाय किसको रिप्रेजेंट करेगा 4 को। सो ये सिंपल सिंपल से पॉइंट्स हैं, ये याद रखना है। अक्सर इन टर्म्स ऑफ जो है वो वेव जो है जो है डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट आपसे अक्सर पूछा जाता है कि वो क्या होगा। सो 180 फेज डिफरेंस का मतलब है इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस अगर बात करें तो वो कितना होता है लैम्डा बाय 2। इसी तरह से 360 हो तो वो 2 पाई को रिप्रेजेंट करेगा, वो होगा लैम्डा। 90 जो है वो लैम्डा पाई बाय 2 होता है फेज में और ये लैम्डा बाय 4 के इक्वल होता है। अच्छा वेट, जस्ट इन फॉर योर इन्फॉर्मेशन कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। नंबर 1, फॉर कम्युनिकेशन पर्पज जो है ये 3 बातें याद रखनी है। अक्सर जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चंस में पूछी जा सकती हैं। अगर हमें अर्थ बेस्ड जितनी भी कम्युनिकेशन है, जैसे सेल फोन्स वगैरह है, ये हमारे जो काम कर रहे हैं ये करने हो, अगर जो है वो हमें किसी सैटेलाइट के थ्रू जो है वो कम्युनिकेशन जो है वो करना हो, जैसे टीवी वगैरह सैटेलाइट्स के थ्रू इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, और अंडर वाटर जो है अगर कम्युनिकेशन करनी हो तो कौन सी वेव्स आमतौर पर यूज़ करते हैं। जो अर्थ बेस्ड कम्युनिकेशन है इसमें जो है वो कौन सी वेव्स यूज़ होती हैं, इसमें हम रेडियो वेव्स का आमतौर पर यूज़ करते हैं। ये सारी की सारी रेडियो वेव्स यूज़ होती हैं। ठीक है। सैटेलाइट्स के केस में
रेडियो वेव्स नहीं यूज़ होती, इनमें जो है वो हम किसको प्रीफर करते हैं, माइक्रोवेव्स को प्रीफर करते हैं, ताकि वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को इजीली क्रॉस कर लेती हैं। ठीक है जी। सो डायफ्रैक्शनल इफेक्ट को जो है वो मिनिमाइज करने के लिए हम माइक्रोवेव्स जो है वो यूज़ करते हैं। अंडर वाटर जो है, अंडर वाटर जैसे मैंने कहा कि ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, दे डू नॉट जो है वो कवर एप्रिशिएबल डिस्टेंस जो है इन डेंसर मीडियम। जैसे कि हमारे पास वाटर है तो उसमें जो है वो फिर रेडियो वेव्स तो डायोट हो जाएंगी जल्दी, तो उसके लिए जो है वो फिर हम अल्ट्रा सोनिक वेव्स यूज करते हैं। ठीक है जी। साउंड की जो एनर्जी उसको हम अकॉस्टिक एनर्जी भी कहते हैं। ठीक है जी। तो ऐसी जो इसमें फिर 3 तरह की साउंड की हम बात कर रहे होते हैं। साउंड जो है हम कहते हैं एक साउंड होती है जिसको हम कहते हैं इंफ्रासोनिक। फिर जो है वो आती है नेक्स्ट सोनिक। थर्ड जो है वो कौन सी होती है, अल्ट्रासोनिक वेव। तो 3 तरह की होती है वेव्स जो है साउंड की जो एनर्जी होती है। इंफ्रासोनिक का मतलब है जो ना सुनी जा, सोनिक मीन जो सुनी जा सकती है। तो ये जो है वो जो सुनी जा सकने वाली जो रेंज है वो 20 हर्ट्ज से लेकर कहाँ तक होती है, 20,000 यानी 20 किलो हर्ट्ज जो है ये सोनिक होती है। मतलब ये वाली जो आवाज़ है वो सुनी जा सकती है। ठीक है, सुनी जा सकने वाली आवाज़ जो है हमारी जो रेंज है वो कौन सी है, वो सोनिक है। इंफ्रा मीन पहले, उससे पहले वाला जो है इससे लेस देन अगर 20 हर्ट्ज हो अगर फ्रीक्वेंसी तो वो जो है वो हम उसको कहते हैं इंफ्रासोनिक है। और अगर फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज हो यानी 20,000 हर्ट्ज हो तो वो कौन सी होती है, वो अल्ट्रासोनिक साउंड होती है। और अल्ट्रासोनिक जो होती है इसमें जो है इसकी साउंड की जो एनर्जी होती है उसको हम क्या कहते हैं, अकॉस्टिक एनर्जी। और ये जो है वो हम यूज़ करते हैं अंडर वाटर जो है वो कम्युनिकेशन के लिए, जैसे रडार वगैरह। अब रडार जो होते हैं आमतौर पर जितने भी है कम्युनिकेशन में जो अर्थ बेस के लिए हम रडार की बात कर रहे हैं, इसमें जो है वो हम रेडियो वेव्स का ही आमतौर पर यूज़ करते हैं। आमतौर पर रेडियो वेव्स ही यूज़ होती हैं। इसमें जो है वो इंफ्रारेड माइक्रोवेव यूज़ होती हैं, लेकिन हाई एनर्जी जैसे एक्स रेज जो है वो रडार में यूज़ नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल जो है इसमें हम रडार में एक्स रेज अगर यूज़ करना चाहें तो वो आमतौर पर कम्युनिकेशन पर्पज के लिए यूज़ नहीं करते। क्यों एक्स रेज यूज़ नहीं करते, क्योंकि रडार जो है वो एक्स रेज जो है इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, वेवलेंथ बहुत कम होती है। तो ये जो है रडार उसको क्या कर लेगा, ऑब्जॉर्ब कर लेगा। तो ऑब्जॉर्प्शन के बाद उनको रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि वो रडार जो है वो फिर हमारी चौके वेव्स को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो ज़ाहिर है दोबारा अगर वेव रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास नहीं आएंगी तो रडार से इंफॉर्मेशन नहीं आएगी। सो इसमें रडार में भी आमतौर पर जो है वो यूजली किसको जो है प्रीफर किया जाता है, रेडियो वेव्स को। एक्सरेज वगैरह हाई एनर्जी की जो वेवलेंथ होती है, वेव्स होती हैं, उनको यहाँ पर हम यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट एक और सिंपल सी इंफॉर्मेशन है, अक्सर जो है वो ये भी इंफॉर्मेशन बन सकता है, सोनिक बूम जो है वो क्या होता है। उसमें हमने देखा होगा कि अगर जो फाइटर जेट है या ऐसा प्लेन जो है जिसकी जो एयरक्राफ्ट है या जो है फाइटर प्लेन है जिसकी जो स्पीड है वो क्या हो, ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड जो है वो ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड, तो देन क्या होगा कि वो साउंड की अगर स्पीड से उसकी स्पीड ज़्यादा है तो जो एयरप्लेन है जो मूव करते हुए जो आगे जा रहा होगा, जो एयरक्राफ्ट है, सो वो पीछे जो है वो कॉनिकल फॉर्म में जो है वो एनर्जी, कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी जो है वो छोड़ेगा। और वो जो जब स्वीप्स ओवर द ग्राउंड जो है तो वो क्या, उसको हम फिर क्या नाम दे देते हैं, उसको हम कह देते हैं कि वो सोनिक बूम है। ठीक हो गया। सो एयरक्राफ्ट जो है अगर जो है इफ इट इज मूविंग विद द ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड जो है, सो वो बहुत तेजी से आगे निकल जाएगा और पीछे जो है वो जो उसकी साउंड एनर्जी है वो इकट्ठी हो जाएगी और एक कॉनिकल शेप में जो है वो ग्राउंड के ऊपर जो है वो स्वीप करेगी। तो वो स्वीप को हम फिर नाम दे देते हैं क्या, बूम का, या सोनिक बूम भी हम कह देते हैं। अच्छा लास्ट पॉइंट जी, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। अच्छा इसमें 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। अगर कोई वेव जो है रेयर से डेंसर मीडियम इनकाउंटर करती है या अगर कोई वेव जो है वो डेंसर से रेयर मीडियम इनकाउंटर करती है, ये 2 केस हो सकते हैं। अगर कोई वो वेव रेयर से डेंसर मीडियम में इनकाउंटर होती है तो फेज चेंज जो है वो उसका 180 आएगा। और अगर जो है डेंसर से रेयर तो किसी किस्म का
कोई फेज चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर लेट्स से कि एक वेव जो है वो उसका क्रस्ट आके जो है, क्रस्ट लेट्स से कि यहाँ पर आके क्रस्ट जो है वो आके टकराया है एक डेंसर मीडियम के साथ, तो लेट्स से कि ये वाली वेव है, इसका आके लेट्स से ट्रफ जो है इसके साथ टकराया। सो फेज चेंज 180 कैसे होगा? लेट्स से कि ये स्ट्रिंग है और आगे उसके डेंसर मीडियम है, तो ये रेयर मीडियम होगा, आगे उससे आपने क्या रख दिया, डेंसर मीडियम। सो अब अगर इसके आके क्रस्ट आके टकराया यहाँ पर, तो वापस जो है वो क्या जाएगा, ट्रफ जाएगा। तो मतलब कितना फेज चेंज हुआ, जरा गौर से देखें। अगर क्रस्ट आके टकराया है तो जब वो क्रस्ट आके टकराया तो जब वो क्या बनेगा, ट्रफ सॉरी आके टकराया तो जब वो क्रस्ट बनेगा, तो अब देखें क्रस्ट बन के जब वापस जाएगा तो कितना फेज चेंज होगा, 180 का। पूरा आप देखें, इसको रोटेट करें हाथ को, तो कितना एंगल चेंज हुआ, 180 का एंगल चेंज हुआ। तो याद रखें, अगर कोई वेव जो है डेंसर मीडियम से आती हुई, रेयर मीडियम से सॉरी आती हुई डेंसर मीडियम से इनकाउंटर करती है, तो अगर ट्रफ आया था क्रस्ट बन के वापस जाएगा, अगर क्रस्ट आएगा तो ट्रफ बन के वापस जाएगा, तो टोटल चेंज कितना आएगा, 180। या इसको इन टर्म्स ऑफ फेज करें तो वेवलेंथ करें, जैसे मैंने अभी बताया, तो λ/2 होता है। डेंसर से रेयर मीडियम में आए किसी किस्म का कोई फेज चेंज नहीं आना। जैसे यहाँ पर अगर एक सिल्की स्प्रिंग लगा दें, सो अब ये वाला मीडियम डेंसर बन गया, जबकि स्प्रिंग जो है वो आपका कौन सा मीडियम आया, रेयर। तो अगर क्रस्ट आके टकराया तो वापस भी क्रस्ट ही जाएगा, ट्रफ आके टकराएगा वापस भी क्रस्ट ही जाएगा। ऐसा इसलिए होता है, देखें अगर हमारे पास रेयर से डेंसर कोई वेव आई है तो आके टकराई है, तो आगे अगर डेंसर मीडियम है ना, तो वो उसकी एनर्जी को स्टोर नहीं करेगा, चूँकि उसमें जो है वो इलास्टिसिटी नहीं है। तो अगर क्रस्ट आ गया तो वो फिर वापस ट्रफ बन के जाएगा। लेकिन इन केस ऑफ स्प्रिंग, जैसे अगर आप डेंसर से रेयर मीडियम में आ रहे हो, तो लेट से कि आगे क्रस्ट टकराया है, तो आगे अगर फ्लेक्सिबल मीडियम है तो उसमें इलास्टिसिटी है, तो वो थोड़ा बेंड हो गया, मतलब उसमें वो एनर्जी अपने आप में थोड़ी देर के लिए स्टोर करेगा, फिर वापस कर देगा। तो अगर क्रस्ट आया है तो वापस क्रस्ट ही जाएगा, ट्रफ आया वापस ट्रफ ही जाएगा। आज के लेक्चर में जो है वो हमने सिर्फ बेसिक्स को डिस्कस किया है, वेव्स के अकॉर्डिंग जो है जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस किया है, जैसे फ्रीक्वेंसी विद चेंज इन मीडियम जो है वो चेंज नहीं हो रही है। सिंपल कुछ इन्फॉर्मेशन बेस्ड बातें आपसे की हैं। नेक्स्ट जो है लेक्चर कल इंशाल्लाह जो है उसमें हम स्टेशनरी वेव्स वाले टॉपिक को डिस्कस करेंगे इन डिटेल, और लास्ट लेक्चर में फिर इंशाल्लाह डॉपलर इफेक्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे, और ये यूनिट इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। मुझे इजाज़त दें, कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।